नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत की गहराई में उतर रहे हैं जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हाँ, ओपेनहाइमर, एक नाम जिसके साथ कई छवियां जुड़ी हैं। बिल्कुल। अक्सर उन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है, पर ये पहचान उनकी पूरी कहानी नहीं कहती है ना। सही बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक बेहद जटिल तस्वीर पेश करती है। हाँ, मतलब एक ही इंसान, निर्माता भी और विनाशक भी, ये कैसे हो सकता है? यही तो पहेली है। उनकी वो असाधारण प्रतिभा, फिर दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाले आविष्कार में उनकी भूमिका, और फिर वो भारी नैतिक बोझ जिसे वो शायद ताउम्र ढोते रहे। आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी यात्रा एक प्रतिभाशाली लेकिन अकेले बच्चे से शुरू होकर उस मुकाम तक पहुंची जहां उन्होंने इतिहास की धारा बदल दी। मगर इस प्रक्रिया में शायद कहीं ना कहीं अपनी रूह का एक हिस्सा खो दिया, जैसा आपने कहा। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ विज्ञान या इतिहास की नहीं है, ये इंसान के अंदर के द्वंद्व की भी कहानी है। सही। हमारा मकसद ओपेनहाइमर के जीवन के अहम पड़ावों, उनकी जबरदस्त काबिलियत, उनके अंदरूनी संघर्षों और उनके विरोधाभासों को सामने लाना है। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ तथ्यों का लेखा जोखा नहीं होगा, बल्कि एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली दास्तान है। तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ। हाँ, एक काफी अमीर और पढ़े लिखे यहूदी परिवार में। पिता जूलियस सफल कपड़ा आयातक थे और माँ एला एक कलाकार थी। घर का माहौल भी वैसा ही था, ज्ञान और कला से भरपूर। हाँ, कहते हैं पिकासो, वान गॉग जैसे कलाकारों की पेंटिंग्स उनके घर की दीवारों पर थीं। वाह। लेकिन इस बाहरी चमक दमक के पीछे एक बच्चा था जो अक्सर अकेला महसूस करता था। ये बात आती है। जो खेलकूद में लगे रहते नन्हे रॉबर्ट का मन किताबों और खनिजों की दुनिया में रमा रहता था। जरा सोचिए, महज 12 साल की उम्र में न्यूयॉर्क मिनरोलॉजिकल क्लब में लेक्चर देना। अविश्वसनीय। और वहां बैठे विशेषज्ञ भी हैरान थे कि इस बच्चे को इतना सब कैसे पता है। पर हाँ, वो सामाजिक रूप से थोड़े अजीब थे। लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत होती थी, स्कूल में तंग भी किए जाते थे। हाँ, और कहते हैं कि न्यू मैक्सिको की खुली हवा और प्रकृति ने उन्हें बहुत सुकून दिया। वो जगह उनके दिल के करीब रही हमेशा। बिल्कुल। और उनकी शुरुआती शिक्षा भी काफी दिलचस्प है। वो न्यूयॉर्क के एथिकल कल्चर स्कूल में पढ़े। अच्छा, एथिकल कल्चर स्कूल? हाँ, जहाँ नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी पर बहुत जोर दिया जाता था। शायद यहीं उनके मन में वो नैतिक सवाल उठे जो बाद में इतने बड़े हो गए। ये हो सकता है। सीखने की प्यास तो गजब की थी उनमें। बहुत ज्यादा। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, बाद में संस्कृत भी सीखी उन्होंने। संस्कृत भी कमाल है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में डिग्री सिर्फ 3 साल में, वो भी टॉप ग्रेड्स के साथ। सिर्फ 3 साल में? हाँ, ये सब दिखाता है कि उनके अंदर असाधारण प्रतिभा तो थी ही, पर साथ ही एक गहरी संवेदनशीलता और शायद कुछ भावनात्मक कमजोरी भी थी। ये दिलचस्प है। तो हार्वर्ड के बाद वो ज्ञान की और गहरी तलाश में यूरोप निकल पड़े? हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, इंग्लैंड, जे थॉमसन की मशहूर कैवेंडिश लेबोरेटरी में। लेकिन वहां उनके लिए राह आसान नहीं थी। ऐसा लगता है कि ओपेनहाइमर थ्योरी में तो माहिर थे, पर लैब में मतलब प्रैक्टिकल काम करने में उतने कुशल नहीं थे। हाँ, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में उन्हें संघर्ष करना पड़ा। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था, और कहते हैं वो गहरे अवसाद में चले गए थे उस दौरान। और यहीं वो विवादास्पद घटना हुई प्रोफेसर पैट्रिक ब्लैकेट के साथ। हाँ, वो सेब वाली घटना। हाँ, बिल्कुल। अपनी हताशा और मानसिक उथल-पुथल में उन्होंने एक सेब में कोई जहरीला रसायन मिलाकर प्रोफेसर की मेज पर रख दिया। किस्मत अच्छी थी कि प्रोफेसर ने वो सेब खाया नहीं। हाँ, वरना क्या होता। पर यह घटना बताती है कि वो उस वक्त किस कदर मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। हाँ, ये वाकया वाकई चौंकाने वाला है। पर शायद इसी घटना ने उन्हें सही रास्ता भी दिखाया। उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी असली ताकत विचारों की दुनिया में है, थ्योरी में है, लैब के उपकरणों में नहीं। अच्छा। इसके बाद उनका जर्मनी की गॉटिंगन यूनिवर्सिटी जाना एक कह सकते हैं निर्णायक मोड़ साबित हुआ। गॉटिंगन? वो क्यों? वो उस दौर में क्वांटम मैकेनिक्स का मक्का था। मैक्स बॉर्न जैसे दिग्गज वहां मौजूद थे, और गॉटिंगन में जाकर जैसे ओपेनहाइमर के पंख लग गए। मैक्स बॉर्न के साथ उन्होंने शानदार काम किया। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन जैसे अहम शोध पत्र छापे। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ये क्या थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये क्वांटम केमिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मतलब ये अणुओं के व्यवहार को समझने में मदद करता है, उनके नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स की गति को अलग अलग मानकर। अच्छा, काफी तकनीकी है। हाँ,
पर बहुत अहम काम था। और सोचिए, महज 22 साल की उम्र में पीएचडी हासिल कर ली। 22 साल तो अब अमेरिका वापसी हुई, लेकिन इस बार एक बदले हुए, ज्यादा आत्मविश्वास से भरे वैज्ञानिक के तौर पर। बिल्कुल। उन्हें कैलटेक और यूसी बर्कले दोनों बड़े संस्थानों से पढ़ाने का न्योता मिला। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अमेरिका में सैद्धांतिक भौतिकी का पहला बड़ा केंद्र बनाया। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अमेरिका तब यूरोप से काफी पीछे था, है ना? सही कहा। उन्हें एक करिश्माई शिक्षक माना जाता था। छात्र उन्हें प्यार से ओपी बुलाते थे। ओपी? हाँ, ओपी। वो सिर्फ जानकारी नहीं देते थे, बल्कि छात्रों को सोचना सिखाते थे, सवाल करना सिखाते थे। इसी दौरान उनकी दिलचस्पी खगोल भौतिकी में भी बढ़ी। अच्छा, एस्ट्रोफिजिक्स में भी? हाँ, उन्होंने ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स पर भी काफी अहम सैद्धांतिक काम किया उस समय। लेकिन जब ओपेनहाइमर अमेरिका में अपना नाम बना रहे थे, यूरोप में माहौल बदल रहा था। हाँ, बहुत तेजी से। 1938 में जर्मनी में ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन की खोज कर ली। परमाणु के टूटने की प्रक्रिया। बिल्कुल। और इससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों में, खासकर जो नाजी जर्मनी से भागकर आए थे, उनमें खलबली मच गई। डर किस बात का था? सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं हिटलर पहले परमाणु बम ना बना ले। हाँ, ये तो बहुत बड़ा खतरा था। इसी डर ने अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को, राष्ट्रपति रूजवेल्ट को, वो मशहूर चिट्ठी लिखने पे मजबूर किया। और वहीं से मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कहानी शुरू होती है। हाँ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे गुप्त और शायद सबसे महंगी वैज्ञानिक परियोजनाओं में से एक। बिल्कुल। मकसद सिर्फ एक, जर्मनी से पहले परमाणु बम बनाना। प्रोजेक्ट के फौजी मुखिया थे जनरल लेस्ली ग्रोव्स, एक बेहद सख्त और नतीजों पर ध्यान देने वाले इंसान। हाँ, ग्रोव्स को काम पूरा चाहिए था, बस। उन्हें एक वैज्ञानिक प्रमुख की जरूरत थी। कई नोबेल पुरस्कार विजेता कतार में थे, लेकिन ग्रोव्स ने चुना ओपेनहाइमर को। ये थोड़ा हैरान करने वाला फैसला था, सही कहा आपने। क्यों? मतलब ओपेनहाइमर सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे, बड़ी टीमों या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अनुभव नहीं था। और उनके कुछ वामपंथी झुकाव वाले संपर्क भी थे, जो उस वक्त शक की निगाह से देखे जाते थे। तो फिर भी ग्रोव्स ने उन्हें क्यों चुना? क्या लगता है? ऐसा लगता है कि ग्रोव्स ओपेनहाइमर की असाधारण बुद्धि, उनके करिश्मे और उनकी महत्वाकांक्षा से बहुत प्रभावित हुए थे। महत्वाकांक्षा? हाँ, शायद ग्रोव्स को ओपेनहाइमर में वो जुनून और नेतृत्व क्षमता दिखी जो इतने सारे प्रतिभाशाली लेकिन शायद मुश्किल वैज्ञानिकों को एक साथ लाकर इस असंभव लगने वाले काम को अंजाम दे सकती थी। मतलब ग्रोव्स ने एक बड़ा दांव खेला था? बिल्कुल, और वो सफल रहा। प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जो दुनिया की नजरों से एकदम दूर हो, पूरी तरह गुप्त। हाँ, सिक्योरिटी सबसे जरूरी थी। ओपेनहाइमर ने न्यू मैक्सिको में अपनी पसंदीदा जगह लॉस एलमोस का सुझाव दिया, एक वीरान ऊंचा पठार। वही जगह जहां उन्हें सुकून मिलता था। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म जैसा लगता है। रातों रात वहां एक पूरा शहर खड़ा कर दिया गया, प्रयोगशालाएं, घर, स्कूल, दुकानें, सब कुछ बाहरी दुनिया से कटा हुआ, कांटेदार तारों और सुरक्षा के कड़े घेरे में। अब ओपेनहाइमर का अगला और शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल काम था दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिक दिमागों को इस रेगिस्तान में एक रहस्यमयी मिशन पर काम करने के लिए मनाना। फर्मी, फाइनमैन, बेथे, टेलर, बड़े बड़े नाम थे। और वो सब आ गए। ये उनके व्यक्तिगत करिश्मे का ही कमाल था, है ना? बिल्कुल। उन्होंने उन सबको एक लक्ष्य के लिए एकजुट कर दिया। लेकिन लॉस एलामोस में चुनौतियां पहाड़ जैसी थी। जैसे कि? पहली थी यूरेनियम संवर्धन, मतलब कुदरती यूरेनियम में बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाले बम योग्य यूरेनियम 235 को अलग करना। ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी। इसके लिए तो बहुत बड़े प्लांट लगाने पड़े होंगे। हाँ, टेनेसी के ओकरिज में विशालकाय प्लांट लगाए गए थे इसी काम के लिए। और दूसरी चुनौती और भी जटिल थी, प्लूटोनियम बम का डिजाइन। प्लूटोनियम इतना अस्थिर था कि यूरेनियम बम वाला सीधा साधा गन टाइप डिजाइन उस पर काम नहीं करता था। अच्छा, मतलब वो तरीका प्लूटोनियम के लिए सही नहीं था? नहीं, उसके लिए एक बिल्कुल नई और बेहद पेचीदा तकनीक विकसित करनी पड़ी, इम्प्लोजन यानी अंतःस्फोट। इम्प्लोजन? ये क्या फंडा था? इसमें प्लूटोनियम के एक गोले को चारों तरफ से पारंपरिक विस्फोटकों के जरिए एक साथ बिल्कुल बराबर दबाव डालकर पिचकाना था, ताकि वो सुपर क्रिटिकल होकर फट जाए। सुनने में कितना मुश्किल लग रहा है। था भी। महीनों तक प्रयोग नाकामयाब होते रहे, वैज्ञानिक हताश होने लगे थे। तो ऐसे में ओपेनहाइमर की भूमिका क्या थी? यहाँ ओपेनहाइमर का काम सिर्फ वैज्ञानिक नेतृत्व का नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी था। टीम का हौसला बनाए रखना, उन्हें प्रेरित करना, समस्याओं को सुलझाने के नए तरीके खोजना। लॉस एलमोस की जिंदगी भी अजीब रही होगी।
तनाव, रहस्य, कड़ी मेहनत। हाँ, लेकिन इन सब के बीच लोग वहां एक सामान्य जीवन जीने की भी कोशिश कर रहे थे। बच्चों के स्कूल थे, पार्टियां होती थीं, सब कुछ गोपनीयता के भारी पर्दे के पीछे। और फिर वो दिन आया, 16 जुलाई 1945। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में भोर के अंधेरे में दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण। कोड नाम ट्रिनिटी। द गैजेट नाम का वो उपकरण एक 100 फुट ऊंचे स्टील टावर पर रखा गया था। माहौल में भारी तनाव था। मौसम खराब होने से परीक्षण टलता जा रहा था। ओपनहाइमर खुद बहुत ज्यादा तनाव में थे। कहते हैं वो मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, उनका वजन बहुत घट गया था। सुबह 5:29 और 45 सेकंड पर वो हुआ, एक अकल्पनीय धमाका। वो नजारा जिन्होंने देखा वो कभी भूल नहीं पाए। जैसे रेगिस्तान में हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। इतनी तेज रोशनी, फिर कानों को बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट, धरती का कांप उठना। और धुएं और धूल का वो विशाल मशरूम के आकार का बादल जो आसमान में 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ गया। जिस स्टील टावर पर गैजेट रखा था वो जैसे भाप बनकर उड़ गया। और रेगिस्तान की रेत पिघलकर हरे रंग के अजीब से कांच में बदल गई, जिसे बाद में ट्रिनिटाइट कहा गया। कंट्रोल बंकर में पहले तो खुशी और जश्न का माहौल था। वैज्ञानिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया था। हाँ, एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी वो। लेकिन इस शोरगुल के बीच ओपेनहाइमर चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरी पीड़ा और बोझ का भाव था। बिल्कुल। बाद में उन्होंने बताया कि उस क्षण उनके दिमाग में भगवद गीता का वो श्लोक गूंज रहा था जो उन्होंने संस्कृत में पढ़ा था, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रबुद्धो। अब मैं काल बन गया हूँ, लोकों का नाश करने वाला। हाँ, और यहीं पर वो निर्माता और विनाशक वाला द्वंद्व खुलकर सामने आ गया। उन्हें शायद उसी पल एहसास हो गया था कि उन्होंने इंसानियत के हाथ में तबाही की ऐसी ताकत थमा दी है जिसे काबू में रखना लगभग नामुमकिन होगा। हथियार तो तैयार था, लेकिन अब सवाल था इसके इस्तेमाल का, और उस इस्तेमाल से जुड़े नैतिक सवालों का। बिल्कुल। ट्रिनिटी की कामयाबी की खबर फौरन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन तक पहुंचाई गई, जो उस वक्त जर्मनी में पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस में थे। हाँ, और जापान के खिलाफ जंग अभी जारी थी। अमेरिकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो परमाणु बम को अब युद्ध जल्दी खत्म करने और हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान बचाने के एक हथियार के तौर पर देखा जाने लगा। हाँ, यही तर्क दिया गया। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों को संभावित निशानों के तौर पर चुना गया। लेकिन लॉस एलमोस में भी सब एक मत नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जर्मनी तो हार चुका था। तो क्या अब जापान पर, खासकर घनी आबादी वाले शहरों पर ये बम गिराना नैतिक रूप से सही था? ये सवाल उठ रहा था। लियो सिलार्ड जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने तो याचिका भी तैयार की थी। हाँ, उन्होंने एक याचिका तैयार की जिसमें बम का इस्तेमाल ना करने या कम से कम पहले सिर्फ एक प्रदर्शन विस्फोट करके जापान को चेतावनी देने की अपील की गई थी। लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं गई। नहीं, उनकी आवाज दब गई। ओपेनहाइमर खुद वो किस उलझन से गुजर रहे होंगे, ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, ये उनके जीवन का शायद सबसे कठिन दौर रहा होगा। पर आखिरकार वो उस वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य थे जिसने राष्ट्रपति को ये सलाह दी कि बम का इस्तेमाल बिना किसी पूर्व चेतावनी के सीधे किसी सैन्य महत्व वाले शहर पर किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और शायद उठते रहेंगे। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम गिरा। एक पल में शहर राख के ढेर में बदल गया। अनुमान है कि 70 से 80 हजार लोग तुरंत मारे गए और बाद में विकिरण से मरने वालों की संख्या तो और भी ज्यादा थी। भयानक तबाही थी वो। लॉस अलामोस में ओपेनहाइमर ने जब खबर सुनी, कहते सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपने साथियों के साथ जश्न मनाया, जैसे विजेता की तरह हाथ हवा में उठाए। लेकिन अंदर से कौन जानता है उनके अंदर क्या चल रहा था। शायद वो बाहरी दुनिया को कुछ और दिखा रहे थे। हिरोशिमा के 3 दिन बाद भी जब जापान ने सरेंडर नहीं किया, तो 9 अगस्त को फैट मैन नाम का प्लूटोनियम बॉम्ब नागासाकी पर गिरा दिया गया। उसमें भी 40,000 से ज्यादा जाने गईं। इसके बाद जापान ने घुटने टेक दिए और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म होते ही ओपेनहाइमर अमेरिका के हीरो बन गए। टाइम मैगजीन के कवर पर उनकी तस्वीर छपी। हाँ, उन्हें परमाणु बम का जनक कहा गया। रातों रात वो दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में से एक बन गए। लेकिन इस शोहरत के पीछे गहरा अपराध बोध वो पल रहा था। वो मशहूर किस्सा है जब वो राष्ट्रपति ट्रूमन से मिले। हाँ, और कांपते हुए बोले,
मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि मेरे हाथों पर खून लगा है। कहते हैं ट्रूमैन इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने बाद में अपने सहयोगियों से कहा कि वो इस रोना धोना करने वाले वैज्ञानिक से दोबारा नहीं मिलना चाहते। ये घटना उस विरोधाभास को दिखाती है, बाहर से नायक पर अंदर से एक ऐसी आत्मा जो अपने ही बनाए विनाश के बोझ तले दबी जा रही थी। युद्ध के बाद ओपेनहाइमर अकादमिक दुनिया में लौट आए। प्रिंसटन के बेहद प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के निदेशक बन गए। हाँ, आइंस्टाइन भी वहीं थे उस वक्त। उन्होंने अपनी नई मिली शोहरत का इस्तेमाल परमाणु हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की वकालत के लिए करने की कोशिश की। उन्होंने बारूक प्लान जैसे प्रस्तावों का समर्थन किया, जिनका मकसद परमाणु तकनीक को किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के हवाले करना था ताकि हथियारों की होड़ ना लगे। लेकिन दुनिया अब शीत युद्ध के दौर में दाखिल हो चुकी थी। हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक और दुश्मनी बढ़ रही थी और वो बारूक प्लान नाकाम हो गया। इसी माहौल में अमेरिकी सरकार के अंदर हाइड्रोजन बम बनाने की बात जोर पकड़ने लगी। एक ऐसा बम जो हिरोशिमा वाले बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता था। सुपर कहा जा रहा था उसे। एडवर्ड टेलर और लुइस स्ट्रॉस जैसे लोग इसके बड़े पैरोकार थे। हाँ, टेलर तो लॉस अलामोस के दिनों से ही हाइड्रोजन बम बनाना चाहते थे। लेकिन ओपेनहाइमर ने इसका पुरजोर विरोध किया। हाँ, उन्होंने नैतिक और रणनीतिक दोनों आधारों पर इसका विरोध किया। उनका मानना था कि ये नरसंहार का हथियार है और इससे हथियारों की एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ शुरू हो जाएगी। उनका ये विरोध सरकार में बैठे कई ताकतवर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। खासकर जब 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो हाइड्रोजन बम बनाने की मुहिम को और बल मिला। और राष्ट्रपति ट्रूमैन ने आखिरकार इस कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी। ये ओपेनहाइमर के लिए एक बड़ी हार थी और इस विरोध के कारण उन्होंने लुइस स्ट्रॉस जैसे प्रभावशाली दुश्मन पा लिए थे जो अब मौके की तलाश में थे। और वो मौका उन्हें मिला 1950 के दशक की शुरुआत में, जब अमेरिका में मैकार्थीवाद का दौर था। हाँ, कम्युनिस्टों के खिलाफ एक तरह का राष्ट्रीय उन्माद फैला हुआ था। शक और डर का माहौल था। ओपेनहाइमर के दुश्मन, खासकर परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के चेयरमैन लुइस स्ट्रॉस, जो उनसे निजी खुन्नस रखते थे, उन्होंने उनके खिलाफ जाल बिछाना शुरू कर दिया। वही पुरानी बातें, उनकी पत्नी, भाई, कुछ दोस्त जिनका वामपंथी झुकाव था, जिन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वक्त नजरअंदाज कर दिया गया था, अब उन्हें हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। दिसंबर 1953 में अचानक ओपेनहाइमर की क्यू क्लियरेंस, मतलब टॉप सीक्रेट जानकारी तक उनकी पहुंच, निलंबित कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा कदम था। उन्हें कहा गया कि या तो चुपचाप इस्तीफा दे दें या फिर एक सुरक्षा सुनवाई का सामना करें। ओपेनहाइमर ने सामना करने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि सच सामने आएगा और वो बेदाग निकलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अप्रैल 1954 में बंद दरवाजों के पीछे वो सुनवाई शुरू हुई, लेकिन ये सुनवाई कम एक तरह का मुकदमा ज्यादा लग रही थी, और वो भी निष्पक्ष नहीं। सरकारी वकील बेहद आक्रामक थे। ओपेनहाइमर के वकीलों को कई जरूरी दस्तावेज देखने तक नहीं दिए गए। हद तो ये थी कि उनके फोन टैप किए गए और वकीलों के साथ उनकी निजी बातचीत भी सुनी गई। हाँ, मतलब सुनवाई शुरू होने से पहले ही नतीजा तय लग रहा था। उस सुनवाई में ओपेनहाइमर की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को उछाला गया। उनके पुराने प्रेम संबंध, उनकी कथित बेईमानी, उनके राजनीतिक विचार। साथ ही वैज्ञानिकों की गवाहियां बहुत अहम रहीं। हंस बेथे जैसे कई लोगों ने उनका मजबूती से बचाव किया। लेकिन एडवर्ड टेलर की गवाही वो उनके खिलाफ गई। हाँ, टेलर ने सीधे तौर पर उन्हें देशद्रोही तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि वो देश के हितों को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपना ज्यादा पसंद करेंगे जिस पर उन्हें ज्यादा भरोसा हो। ये बहुत हानिकारक बयान था। कई हफ्तों तक चली इस थका देने वाली और अपमानजनक प्रक्रिया के बाद पैनल ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने माना कि ओपेनहाइमर देशद्रोही नहीं है, लेकिन उनके चरित्र में मौलिक कमियां हैं और उनके पुराने कम्युनिस्ट संबंध उन्हें सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बनाते हैं। उनकी सुरक्षा क्लियरेंस स्थायी रूप से रद्द कर दी गई। ये गहरा सार्वजनिक अपमान था। अमेरिका के सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में से एक को सरकार ने ही कटघरे में खड़ा करके जलील किया था। ओपेनहाइमर टूट चुके थे। इस जिल्लत के बाद ओपेनहाइमर प्रिंसटन लौट आए। उनका सार्वजनिक जीवन एक तरह से खत्म हो गया था। हाँ, वो पहले से ज्यादा खामोश और चिंतनशील रहने लगे। उन्होंने अपना ध्यान फिर से विज्ञान अध्ययन और युवा वैज्ञानिकों को पढ़ाने और उनका मार्गदर्शन करने में लगाया। अब वो अक्सर विज्ञान की नैतिक जिम्मेदारियों और ज्ञान के खतरों जैसे गंभीर विषयों पर बात करते थे, शायद अपने अनुभवों से सीखते हुए। हालांकि अमेरिकी सरकार ने उन्हें अपमानित किया था, दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय में उनका सम्मान बना रहा। बिल्कुल। और धीरे धीरे अमेरिका का राजनीतिक माहौल भी बदला।
1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उन्हें अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मानों में से एक एनरिको फर्मी अवार्ड देने का फैसला किया। ये एक तरह से सरकार की ओर से उनकी प्रतिष्ठा की बहाली का संकेत था। हाँ, एक तरह का पुनर्वास कह सकते हैं। कैनेडी की हत्या के बाद ये पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने दिया। उस समारोह का एक मार्मिक क्षण अक्सर याद किया जाता है। हाँ, जब जॉनसन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि ओपेनहाइमर ये पुरस्कार स्वीकार कर रहे हैं, तो ओपेनहाइमर ने धीमे से जवाब दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि आपने इसे देने में कुछ हिम्मत दिखाई है। ये संवाद, उनकी पूरी कहानी, उनके संघर्ष और आखिरकार मिले सम्मान को जैसे बयां कर देता है। बिल्कुल। पुरस्कार मिलने के बाद भी ओपेनहाइमर ने अपना शांत और निजी जीवन ही जारी रखा। वो अक्सर सेंट जॉन द्वीप पर अपना समय बिताते थे। लेकिन जिंदगी भर बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की आदत उसने उनकी सेहत पर असर डाला। हाँ, 1966 में उन्हें गले के कैंसर का पता चला और 18 फरवरी 1967 को सिर्फ 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो ओपेनहाइमर की कहानी असाधारण प्रतिभा, अद्भुत नेतृत्व क्षमता, विनाशकारी शक्ति का निर्माण, गहरे नैतिक संघर्ष और आखिर में राजनीतिक साजिश और अपमान की कहानी है। क्या वो नायक थे या खलनायक, निर्माता या विनाशक? शायद सच ये है कि वो इन सब का एक जटिल मिश्रण थे। हाँ, एक इंसान जिसकी जिंदगी विज्ञान, युद्ध और नैतिकता के सबसे बड़े सवालों के चौराहे पर खड़ी थी। उनकी विरासत हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात, विज्ञान की नैतिक जिम्मेदारी, कि वैज्ञानिकों को सिर्फ आविष्कार नहीं करना है, बल्कि उसके परिणामों के बारे में भी गहराई से सोचना होगा। बिल्कुल। दूसरी, ज्ञान और शक्ति का खतरनाक गठजोड़। जब ज्ञान असीमित शक्ति से जुड़ जाता है तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी बात यह कि कैसे डर और राजनीति मिलकर नायकों को भी खलनायक बना सकते हैं, और किसी भी समाज में असहमति का अधिकार का होना कितना जरूरी है। ये बहुत जरूरी सबक है। और चौथी, एक इंसान के अंदर वो वैज्ञानिक निश्चितता और नैतिक अनिश्चितता के बीच का निरंतर चलने वाला संघर्ष। ओपेनहाइमर ने एक बार कहा था कि वैज्ञानिकों ने पाप का अनुभव किया है। साइंटिस्ट हैव नोन सिन। ये एक बहुत शक्तिशाली और बेचैन कर देने वाला वाक्य है। हाँ, बहुत गहरा वाक्य है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी नई और बेहद शक्तिशाली तकनीकों के दौर में जी रहे हैं। हाँ, आज भी हमारे सामने वैसे ही बड़े नैतिक सवाल हैं। तो ऐसे में ये सवाल पूछना लाजमी है आज के आविष्कारकों और रचनाकारों के लिए, पाप का अनुभव करने का क्या मतलब हो सकता है? ओपेनहाइमर के जीवन के सबक हमारी पीढ़ी को ज्यादा जिम्मेदार नवाचार की राह कैसे दिखा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।